चांद धरती का इकलौता साथी, वह जगह जहां इंसान ने 50 साल पहले कदम रख दिया था। अमेरिका ने एक के बाद एक मिशन भेजे। अपोलो मिशन ने इतिहास बदल दिया, लेकिन फिर अचानक सब रुक गया। जिस देश ने चांद को सबसे ज्यादा नजदीक से देखा, वही देश दशकों तक दोबारा वहां क्यों नहीं गया? क्या वजह सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी थी, या फिर कुछ ऐसा देखा गया जिसे दुनिया से छुपा लिया गया? कई लोगों का दावा है कि नासा के पास ऐसी तस्वीरें हैं जो कभी पब्लिक नहीं की गई। कुछ कहते हैं चांद पर कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने जो अजीब आवाजें सुनी, वो क्या थीं? और आज जब भारत, रूस और दूसरे देश चांद के साउथ पोल की ओर बढ़े, तो ज्यादातर मिशन वहीं जाकर क्यों फेल हो गए? क्या साउथ पोल सिर्फ मुश्किल इलाका है, या फिर वहां कोई ऐसा सच छुपा है जिसे जानना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है? आज हम ना डर बेचेंगे, ना अफवाह फैलाएंगे। इस वीडियो में हम हर सवाल को फैक्ट्स, साइंस और तर्क के साथ खोलेंगे। नासा, अपोलो मिशन, चंद्रयान, चांद का साउथ पोल और एलियंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री, सब कुछ एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं चांद के उस रहस्य की कहानी जो पिछले 50 सालों से दुनिया को परेशान कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो 10 मिशन की। अपोलो 10 मिशन की बात करें तो इसे मई 1969 में भेजा गया था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे जिनका नाम था यूजीन सर्नन, थॉमस स्टैफोर्ड और जॉन यंग। ये तीनों एस्ट्रोनॉट अपने मिशन के दौरान चांद के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इसमें सबसे पहले एक बीप हुई और फिर सीटी के जैसी आवाज आई। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसी आवाज है। इस घटना के बाद कई यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स ने इसे स्पेस म्यूजिक का नाम देना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह आवाज सच में स्पेस का म्यूजिक थी या किसी एलियन का कोई संदेश जो हम समझ नहीं पाए? अगर हम नासा की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पर जाकर देखें तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि यह आवाज 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी के आपस में टकराने से बनी थी। मगर हकीकत क्या है यह तो कोई नहीं जानता था, इसलिए इसको लेकर अफवाहें उड़ने लगी। बट अगर हकीकत की बात करें तो असल में कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल दोनों एक साथ रेडियो ट्रांसमिशन कर रहे थे। लेकिन जब 2 फ्रीक्वेंसी बहुत पास पास होती हैं तो एक फिनोमिना होता है जिसे रेडियो इंटरफेरेंस कहा जाता है। इस मिशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फिनोमिना में अक्सर सीटी के जैसी आवाज बनती है। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स ने भी बाद में यही माना। हालांकि लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे, वे अभी भी इसे एलियन से ही जोड़ रहे थे। वैसे हैरानी की बात यह है कि अपोलो टीम ने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्हें किसी एलियन पर शक था। बाद में अपोलो 11 के पायलट माइकल कॉलिंस ने भी इसी एक्सप्लेनेशन को सही माना। तो यहाँ पर एलियन थ्योरी से ज्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज्यादा मजबूत दिखता है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मून के साउथ पोल के बारे में। इसके बारे में लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसे एक डार्क रीजन माना जाता है। मून के बारे में आने वाली बहुत सी वीडियो से पता चलता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां कभी सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, और यह बात आंशिक रूप से सही भी है, क्योंकि साउथ पोल के कुछ क्रेटर ऐसे हैं जो इतने गहरे हैं कि उनके अंदर सूरज की किरणें कभी सीधे पड़ ही नहीं सकती। इसलिए इन्हें परमानेंटली शैडोड रीजन कहा जाता है। इन इलाकों में वैज्ञानिकों को वाटर आइस मिलने की संभावना दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती, तो फिर इंसान वहां जाने की कोशिश बार बार क्यों करता रहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन इलाकों में वाटर आइस मौजूद है, जो भविष्य में इंसानों के रहने, ऑक्सीजन बनाने और फ्यूल तैयार करने में काम आ सकता है। यही वजह है कि आज के ज्यादातर नए मिशन, चाहे वह नासा हो, इसरो हो या चीन, सभी साउथ पोल को ही टारगेट कर रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर लूनर बेस के लिए सबसे प्रैक्टिकल जगह मानी जाती है। इसी वजह से लोग यहां जाने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के चंद्रयान 2 की, जिसे 2019 में भेजा गया था। हालांकि 2019 में लैंडिंग से ठीक पहले इसका सिग्नल टूट गया था, जिसकी वजह से यह लैंडर क्रैश हो गया था। इसके बाद देश में बहुत निराशा फैल गई थी। इनफैक्ट इंटरनेट पर तो यहाँ तक कहा जाने लगा था कि साउथ पोल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी भी मिशन को यहाँ पहुंचने ही नहीं देती। लेकिन अगर हम मिथक या भावनाओं से हटकर सिर्फ फैक्ट्स की बात करें तो इसरो की डिटेल्ड रिपोर्ट में साफ लिखा है कि लैंडर की गाइडेंस एल्गोरिदम में गलती हो गई थी। इस वजह से जरूरत से ज्यादा ब्रेकिंग हुई और लैंडर की ट्रैजेक्टरी अस्थिर हो गई। नतीजा यह हुआ कि लैंडर अपना संतुलन बनाए नहीं रख पाया और क्रैश हो गया। यानी यह घटना पूरी तरह सॉफ्टवेयर और नेविगेशन फेलियर की वजह से हुई थी। किसी बाहरी ताकत या एक्सटर्नल फोर्स का इसमें कोई हाथ नहीं था, और इसमें सबसे बड़ा सबूत चंद्रयान 3 ने हमें दिया।
चंद्रयान 3 के बारे में तो आप जानते ही हैं। 2023 में साउथ पोल के पास इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई थी। इससे यह क्लियर हो चुका है कि वहां किसी प्रकार की रहस्यमय या बाहरी एजेंट फोर्स मौजूद होती तो चंद्रयान 3 भी कभी यहां पर लैंड नहीं कर पाता। हालांकि इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर दावा ये भी किया जाता है कि नासा ने कुछ तस्वीरें छुपाई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तस्वीरों में टावर दिखाई देते हैं, दीवारें दिखती हैं और खड़े इंसान जैसी आकृतियां भी दिखाई देती हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे परिडोलिया कहा जाता है। परिडोलिया यानी वह स्थिति जब हमारा दिमाग रैंडम शेप्स में चेहरे और स्ट्रक्चर देखने लगता है। और यह कोई नया फिनोमिना नहीं है। आप खुद भी अगर बादलों को देखें तो अपनी मनपसंद आकृतियां वहां बना लेते हैं। कभी बादलों में हाथी तो कभी पत्थरों में चेहरा दिखाई देने लगता है। मून की सरफेस भी बहुत ही ज्यादा अनइवन है। यहाँ पर शेडोज बहुत लंबी बन जाती हैं और लो रेजोल्यूशन इमेजेस में ये इल्यूजन बहुत आसानी से बन जाते हैं। नासा ने आज तक हजारों हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पब्लिश की हैं और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने भी उन सारी इमेजेस को पब्लिकली एनालाइज किया है, मगर इनमें कहीं भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं किया गया है। यानी कि यह कंफर्म हो चुका है कि यह सब कुछ मिथ है जो चांद को लेकर बनाए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे सीरियस साइंटिफिक पॉइंट पर, जो है ग्रेल मिशन यानी ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी। ग्रेल मिशन ने चांद का ग्रेविटी मैप बनाया था। इसमें साउथ पोल एटिकन बेसिन के नीचे एक हाई डेंसिटी रीजन भी मिला था। कई लोगों का कहना है कि यह एलियन का अंडरग्राउंड बेस हो सकता है, लेकिन अगर ऑफिशियल रिसर्च की माने तो यहाँ पर एक जाइगेंटिक मेटेलिक एस्टेरॉइड टकराया था जिसका कोर आयरन रिच था। उसके इम्पैक्ट के बाद कुछ आयरन मून के मेंटल के अंदर फंस गया। यही वजह है कि यहाँ पर हाई ग्रेविटी एनोमली पाई जाती है। यह थ्योरी प्लैनेटरी साइंस में पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है। आज तक किसी भी पीयर रिव्यू पेपर ने इसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं कहा है। तो फिर वो चमकती हुई रोशनियां आखिर हैं क्या? क्या वो कोई सिग्नल है या फिर उल्का पेंट? अगर उन फेमस क्लिप्स की बात करें जहां चांद पर अचानक लाइट फ्लैश होती हैं, तो असल में मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से मीटियोर सीधे जाकर टकराते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उनका इम्पैक्ट एक बिग एक्सप्लोजन जैसा दिखता है। नासा, जापान और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स हर साल सैकड़ों ऐसे इम्पैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। यह फिनोमिना पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ किसी सिग्नल या लेजर की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते उस सवाल की तरफ जो सालों से लोगों के मन में कौतूहल और शक दोनों पैदा करता रहा है कि आखिर इतने सालों से इंसान चांद पर क्यों नहीं गया। बहुत से लोग मानते हैं कि चांद पर जाना अचानक बंद हो गया क्योंकि वहां कुछ डरावना या खतरनाक देखा गया था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सिंपल एंड प्रैक्टिकल है। दरअसल चांद पर जाने की असल वजह थी कोल्ड वॉर, बट जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई मून पर जाना भी बंद हो गया। असल में 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी। चांद पर सबसे पहले पहुंचने का मतलब था दुनिया को यह दिखा देना कि टेक्नोलॉजी और पावर में कौन आगे है। जैसे ही अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए यह लक्ष्य हासिल कर लिया, उसका राजनीतिक मकसद पूरा हो गया। इसके बाद मून मिशन का वो महत्व नहीं रह गया जो पहले था। दूसरी बड़ी वजह थी कॉस्ट और साइंटिफिक रिटर्न। चांद पर इंसान भेजना बेहद महंगा था। हर मिशन में अरबों डॉलर खर्च होते थे, जबकि वैज्ञानिक जानकारी सीमित ही मिल रही थी। नासा को लगा कि अगर इतना बड़ा बजट खर्च करना है तो उसे ज्यादा उपयोगी और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। इसी कारण नासा ने अपना फोकस स्पेस शटल प्रोग्राम, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बाद में मार्स मिशंस पर शिफ्ट कर दिया। यानी चांद को छोड़ा नहीं गया, बल्कि प्रायोरिटी बदल गई। और आज नासा फिर से चांद पर लौट रहा है आर्टेमिस मिशन के तहत। इस बार लक्ष्य सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली ह्यूमन प्रेजेंस बनाना है। अगर नासा कुछ छुपा रहा होता या वहां कोई खतरनाक रहस्य होता तो दोबारा लौटने की कोई वजह ही नहीं होती। इससे साफ होता है कि चांद पर जाना बंद होना डर की वजह नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, बजट और प्रायोरिटी की वजह से था। अब आते हैं सबसे रोमांचक सवाल पर, क्या चांद पर एलियन है? आज की तारीख तक इसका जवाब साफ है, नहीं। अब तक कोई भी ऐसा फिजिकल एविडेंस, कोई वेरीफाइड इमेज या कोई कंफर्म सिग्नल नहीं मिला है जो यह साबित करे कि चांद पर किसी एलियन सभ्यता का अस्तित्व है। जितनी भी तस्वीरें, वीडियो या कहानियां इंटरनेट पर घूमती हैं, उनमें से ज्यादातर या तो गलत व्याख्या है या पूरी तरह फर्जी। हाँ, यह बात जरूर सच है कि हमारा यूनिवर्स बेहद विशाल है। अरबों गैलेक्सीज, खरबों सितारे और अनगिनत ग्रह, ऐसे में कहीं न कहीं जीवन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संभावना और सबूत में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब तक जितना भी वैज्ञानिक डेटा हमारे पास है, उसके आधार पर यह बिल्कुल साफ है कि चांद पर ना तो कोई एलियन है, ना कोई छुपी हुई सभ्यता। यानी निष्कर्ष यही है, चांद रहस्यमय जरूर है, लेकिन एलियंस और छुपी सभ्यताओं की कहानियां सिर्फ कल्पना है, सच्चाई नहीं। तो ये थी कहानी चांद की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
क्या ये सारी बातें सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।